नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज से हम जियोग्राफी भूगोल NCERT क्लास 6 की नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। यह सीरीज़ आपको आने वाले UPSC, MPPSC और अदर स्टेट PCS और अदर्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रहेगी। इस सीरीज़ के माध्यम से हम अपने बेसिक्स को मजबूत करेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी। इसके अंतर्गत हम खगोलीय पिंड, तारे क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल क्या होता है, सौर मंडल क्या होता है, सूर्य क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, पृथ्वी में क्यों जीवन संभव है, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें हम बेसिक चीज़ों को, मेन चीज़ों को कवर करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम NCERT क्लास 6 का चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं तथा इसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। और कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा होता है और अपना प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन वो हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण उसमें ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं करते। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं और आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यंत ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना भी छोटा दिखाई देता है। रात्रि के समय आसमान की ओर देखने पर आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। नक्षत्र मंडल, रात्रि के समय जब आसमान की ओर देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ, जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा बियर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत ही आसानी से हम इसे पहचान सकते हैं। सप्त ऋषि एक नक्षत्र मंडल है जिसमें सप्त यानी 7 ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, ये है सप्तऋषि नरसा अर्सा मेजर का ये भाग है। इसमें 1 2 3 और ये 7 तारे जो हैं इसमें, ये 7 तारे इसमें जो हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये इसको हम कहते हैं सप्तऋषि नक्षत्र मंडल। प्राचीन समय में लोग रात्रि का दिशा निर्धारण करने के लिए इन तारों का प्रयोग करते थे, तारों की सहायता लेते थे। और उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। यह आसमान में एक ही स्थान पर रहता है और हम इसे सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में हम समझेंगे। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे और आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। ये देखिए,
जब हम यहाँ पे खड़े रहते हैं सप्तऋषि और ध्रुव तारा, और इससे जब हम उत्तर की ओर ये देखते हैं, ये इससे मिलाते हुए एक सांकेतिक तारे को, तो यहाँ पे ये ध्रुव तारा जो है हमको दिखाई दे देगा। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट, ग्रहों की परिभाषा, ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह की परिभाषा हम पढ़ेंगे। यहाँ पे है, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, और यह एक ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, यह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश तथा ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होगी। कुछ रोचक तथ्य अपन पढ़ लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों से बने हैं, और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन सहायता से ही देखा जा सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं। ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य। सूर्य से सबसे नज़दीकी जो ग्रह है वो अपना बुध ग्रह है। बुध ग्रह के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, इसके बाद ये क्षुद्र ग्रह आते हैं। क्षुद्र ग्रह की एक पट्टिका है। फिर इसके बाद बृहस्पति, फिर इसके बाद शनि, फिर इसके बाद यूरेनस, और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे नेपच्यून। सूर्य ग्रह के जो नज़दीक हैं उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो ये शुरू के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो क्षुद्र ग्रह की एक पट्टिका उसके अंदर हैं, उसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है उसके बाहर के ग्रह हैं, जिसमें बृहस्पति, यूरेनस, शनि और नेपच्यून, इनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। सूर्य से बहुत दूर हैं और बड़े आकार के हैं, और ये गैसों और तरल पदार्थों से बने। जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो चट्टानों से बने होते हैं, और जो बाह्य ग्रह हैं ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। अब दूरी देखिए, इसमें दूरी जो है इसमें मिलियन किलोमीटर में है। 1 मिलियन यानी 10 लाख। जो बुध ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है, और अपने अक्ष में 59 दिन में घूमता है। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण 255 दिन में करता है, और अपने अक्ष में 243 दिन में घूर्णन करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना परिक्रमण 365 दिन यानी 1 साल में करता है, और अपने अक्ष में 1 दिन में यानी 24 घंटे में करता है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में करता है, और अपने अक्ष में घूर्णन 1 दिन में करता है। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल, 11 महीने और लगभग 12 साल में करता है, और अपने अक्ष में घूर्णन 9 घंटे में करता है, 9 घंटे 56 मिनट में। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग 10 घंटे 40 मिनट में करता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण 84 साल में, और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे में करता है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा 164 साल में, और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे में करता है। यहाँ से हम पढ़ लिए हैं कि सभी ग्रह सूर्य
की परिक्रमा कितने दिनों में करते हैं और अपने अक्ष की परिक्रमा कितने दिन में करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार का नाम देते हैं और जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इस सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। सौर मंडल पर सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर इसे 88 दिन में केवल लगाता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। इसका आधार यह है कि ये आकृति एवं पृथ्वी के समान ही है। आकृति एवं आकार में पृथ्वी के समान है, इसलिए हम शुक्र को जुड़वा ग्रह भी मानते हैं। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया है कि कुछ समय पहले जो खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो को बौने ग्रह में शामिल कर लिया गया है। इनको अब ग्रह की संग से हटा दिया गया है। अब इसको भी पढ़ना जरूरी है। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। ये आपको एक टास्क है, ये आप करिए। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वो दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी का शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए हम पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानते हैं। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्रिया मतलब होता है पृथ्वी का मापन और जियोइड मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब हम पढ़ते हैं अपने पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ध्रुवों के पास ये थोड़ा सा चपटी है। इसी कारण इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ संभवतः केवल पृथ्वी में ही। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी तथा वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसों में ऑक्सीजन मौजूद है और इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, तो ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जीवन संभव है और यहाँ पे पृथ्वी पे ना तो अधिक गर्म है और
ना ही अधिक ठंड है और यहाँ पर पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 जो सतह है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 कितना है, 1/4 है। और यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है और हमारे पृथ्वी से ये 3,84,000 किलोमीटर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं क्योंकि जो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट का समय लेता है। इतना तेज गति है सूर्य के प्रकाश की गति की, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बावजूद भी यह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट, लगभग 8 मिनट का समय ले लेता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। उपग्रह क्या होते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी हैं। यह एक कृत्रिम पिंड हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडूसैट इत्यादि हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह तारों एवं ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। ये बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के एक भाग होते हैं जो बहुत पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये देखिए, आप इस चित्र के माध्यम से क्षुद्र ग्रह को देख सकते हैं। ये है क्षुद्र ग्रह। अब उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि प्रवृत्ति इनकी पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से बिना जले पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये है। क्या आप अपने
खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर सफ़ेद चौड़ी पट्टी देखी होगी। यह एक चमकदार रास्ता देखा होगा। यह लाखों तारों का समूह है जिसे हम आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और ब्रह्मांड की इसी विशालता की कल्पना करना इसकी विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। अभी भी वैज्ञानिक इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई सही जानकारी अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी सौर मंडल के अंदर आती है। फिर सौर मंडल, हमारा सौर मंडल एक आकाश गंगा का एक भाग है और अब हमारा आकाश गंगा के एक ब्रह्मांड का एक भाग है। तो इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड के साथ क्या संबंध है। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है और हमारा जो कि एक ब्रह्मांड का हिस्सा है आकाश गंगा। और इस तरह से जो है लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। चलिए, हम अभी तक हमने जो पढ़ा अपना यूनिट 1 में, सौर मंडल में पृथ्वी, जिसमें हम खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़े, तारों के बारे में पढ़े, तारा मंडल के बारे में पढ़े, सौर मंडल के बारे में पढ़े, सूर्य ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि के बारे में हमने आज अध्ययन किया, विस्तार से अध्ययन किया। और अब हम इस अभ्यास के माध्यम से अपनी जानकारी को रिकॉल करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि आपने कितना समझा है। पहला क्वेश्चन है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो आपको बताना है ग्रह और तारों में क्या अंतर है। तो ग्रह जो होते हैं वो उनका अपना एक ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों के ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, लेकिन जो तारे होते हैं उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। वे बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। तो मेन अंतर यह है कि ग्रह में जो है अपना स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और तारों में स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौर मंडल जो है वो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। इसे हम सौर मंडल कहते हैं और हम उसे सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तीसरा क्वेश्चन है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे पहले सबसे पास में बुध है, फिर इसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर इसके बाद मंगल है, फिर इसके बाद एक क्षुद्र ग्रह की पट्टिका पाई जाती है, इसके बाद बृहस्पति है, इसके बाद शनि है, शनि के बाद यूरेनस है और यूरेनस के बाद नेपच्यून है। चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी में ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। यहाँ पर पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि जब वो अपने अक्ष पे घूमती है तो उसका एक हिस्सा जो है दब जाता है। इसलिए जो है हम चंद्रमा के एक ही, जब वो अपना परिक्रमण करती है तो उसका एक हिस्सा दब जाता है, इसलिए हम चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या होता है। तो ब्रह्मांड जो है वो
जो हमारे आकाश गंगा के करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली, इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर जो है एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये हमारा सौर मंडल में आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन काल में आकाश में एक प्रकाश में बहती हुई नदी के कारण इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। और आकाश गंगा में करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है और इस प्रकार लाखों आकाश गंगाओं को मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। चलिए हम अपना सही उत्तर चिन्हित करिए, दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये हमने पढ़ा है, ये शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान आकार और आकृति का है, इसलिए हम इसे पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे तीसरा नज़दीक पृथ्वी है। आसान क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन में चलेंगे। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, इसको हमने पढ़ा है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। इस तरह ये चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो हमने पढ़ा था कि ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता था, और ये जो हमारे सप्तऋषि तारा मंडल था उससे हम सीधा इसे मिलाते हुए देख सकते हैं ध्रुव तारे को। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह हमने पढ़ा था कि ये सूर्य है, सन है अपना, और यहाँ पर मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह के बाद जो है एक यहाँ पे एक पट्टिका पाई जाती है जिसमें क्षुद्र ग्रह है, और यहाँ पे हमारा बृहस्पति, और इन मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब तीसरा, खाली स्थान भरें। खाली स्थान एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं। तो नक्षत्र मंडल जो होता है, नक्षत्र मंडल, यहाँ पे इसका आंसर आएगा नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल एक ऐसा समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। तारों का एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसको हम जो है बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। इसके बाद पृथ्वी के सबसे करीब है, तो पृथ्वी की किसके सबसे करीब है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे करीब है। इसके बाद सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी है, और ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर को क्लास जियोग्राफी क्लास 6 के जो NCERT बेस्ड हमने यूनिट 1 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। उसमें जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने लगाया, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से हमारा एक प्रकार से रिवीजन हुआ है, जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक और हेल्पफुल रहेगा। आशा करते हैं कि यह सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको अपने फ्रेंडों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो कोचिंग जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। घर बैठे हुए अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसको लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।